कैफ फोर रिफ्रेशर का लेक्चर नंबर 7 है। तो इंशाल्लाह इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 13 आई कैप की बुक का, जो कि पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज के पार्टनर्स का जो थर्ड पार्टीज हैं उनके साथ किस तरह का रिलेशन है। बेसिकली तो लायबिलिटी की बात यहाँ पे होती है कि कब लायबिलिटी आएगी इनके ऊपर, कब नहीं आएगी, कब फर्म के ऊपर लायबिलिटी आएगी बाकी पार्टनर्स की एक्ट्स की, और कब नहीं आएगी। अथॉरिटी पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी, उसकी बात होगी। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने इनके 2 चैप्टर्स जो पढ़े हैं उसके अंदर हमें पार्टनर्स का आइडिया हो गया है, और हमें ये बात भी बिल्कुल उसको क्लियर है कि तमाम के तमाम पार्टनर्स फर्म के किए हुए काम के लायबल होते हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हमने एक जनरल सी बात पढ़ी हुई है, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए। सबसे पहले आगे बात अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एंड द फर्म। पहले तो हमें पता है कि म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या था कि हर पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट है। तो इसका मतलब है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर हमें पता है कि एक्चुअल अथॉरिटी भी हो सकती है, आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी भी हो सकती है। होपफुली आप लोग 720 या 1080 पे लेक्चर को देख रहे होंगे ताकि आपको कंटेंट बिल्कुल क्लियर नजर आए। एक्चुअल अथॉरिटी से मुराद क्या है? जो एग्री हुई है आपस में, जो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, उसको एक्चुअल असल में जो अथॉरिटी थी। अब कुछ चीजें होती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है कि वही कि जो सर्कमस्टांसेस में किसी सिचुएशन में कंडक्ट से आपको पता लगती है कि फलां फलां अथॉरिटी भी आमतौर पे इस बंदे की होगी, इम्प्लाई किया जाता है, उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी कहा जाता है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करता है। थर्ड पार्टी जो है जी, वो ये कुछ 7-8 बताई गई है। ये वो अथॉरिटीज हैं जिनको समझ सकती है कि इस पार्टनर के पास होगी, बेशक नाम भी बताई गई हो, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि ये जो नीचे भी आपको बताने लगे 8 किस्म की अथॉरिटीज, 8 किस्म की अथॉरिटीज, ये आप इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये किसी पार्टनर के पास होगी, क्योंकि आमतौर पे होती ही होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑन फर्म्स बिहाफ। अगर कोई पार्टनर कहता है कि फर्म के बिहाफ में चीजें बेचना, तो भाई जाहिर है इम्प्लाइड है, उसकी अथॉरिटी है ये। रिसीविंग पेमेंट फर्म रिसीवेबल, आप फर्म के रिसीवेबल से, फर्म के डेटर से, कस्टमर से पैसे रिसीव कर सकते हैं, बतौर पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी है आपकी। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पेइंग डेट्स ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे किसी से कर्जा लेना, किसी से कर्जे का कॉन्ट्रैक्ट कर लेना या कर्जा पे करना, ये भी आपको पता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है। सेटलिंग अकाउंट्स विद पर्संस डीलिंग विद द फर्म, सेटलिंग अकाउंट्स से मतलब ये है कि अकाउंट्स को सेटल करना, अकाउंट्स को नेट ऑफ करना, रिसीवेबल पेएबल को आप नेट ऑफ कर सकते हैं, या जो है पैसे पे करके आप उसको नेट ऑफ कर सकते हैं। एम्प्लॉइंग सर्वेंट्स फॉर फर्म, एम्प्लॉय रखना, किसी को अपना वहां पर मुलाजिम रखना, नौकरी देना, ये भी एक पार्टनर की इम्प्लॉय अथॉरिटी है, वो कर सकता है। देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ करना, आपके चेक्स वगैरह बनाना, लोगों को पेमेंट्स करना प्रोमिसरी नोट्स के थ्रू, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, ये भी एक आम रूटीन बिजनेस की बातें हैं, पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आता है। देन प्लेजिंग फर्म्स मूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये टर्म आपने अंडरलाइन कर लेना, मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करवाना। प्लेज से मतलब क्या होता है? किसी हमारे खुआ के पैसे लेना फर्म के लिए, इसको प्लेजिंग कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इमूवेबल की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। मूवेबल से मतलब गाड़ी शाड़ी होगी, आपके फर्नीचर हो गया, आपके जो मूवेबल हो, ठीक है। सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड डिफेंडिंग सूट्स इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे किसी के ऊपर केस करना और फर्म पे हुए केस को डिफेंड करना, ये भी एक इम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर है। इसका मतलब है अगर किसी बंदे ने केस किया और फर्म के ऊपर, तमाम पार्टनर्स के ऊपर, एक अकेला पार्टनर जाके केस सुनने लग जाता है, डिफेंड करने लग जाता है, तो ये समझा जाएगा उसकी अथॉरिटी है, क्योंकि वो सबका एजेंट है ना भाई। तो अथॉरिटी जो है, जो 8 किस्म की अथॉरिटीज हैं जो इम्प्लाइड समझी जाती हैं कि हर पार्टनर के पास होगी। लेकिन अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ अथॉरिटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, कि भाई ये कानूनी तौर पे आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि ये वाली अथॉरिटीज आप नहीं इम्प्लाई कर सकते, इम्प्लाई नहीं कर सकते। एक्चुअल में अगर रिटन में है, एक्सप्रेस है, ओरल भी हो चाहे, फिर वो अथॉरिटी मान जाएगी, लेकिन इम्प्लाइड नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं आप समझ सकते कि किसी के पास अथॉरिटी होगी। कौन कौन सी? जैसे सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, अकेला पार्टनर फर्म के किसी खड्डे को, किसी मसले को, किसी डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में नहीं लेके जा सकता, तमाम के तमाम पार्टनर्स एग्री करेंगे तो जाएगा। देन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे आप फर्म के बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, सख्ती से आपको कानून ने मना कर दिया, अनलेस आपने एग्री किया होगा। एग्री किया तो कर सकते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी कोई नहीं है आपकी, ठीक है। देन क्या है? कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म,
फर्म ने किसी से पैसे लेने थे, एक अकेला पार्टनर कहता जाओ यार मैं छोड़ता हूँ पैसे, ठीक है, ये इतना हिस्सा तुमने 2 लाख रुपया देना, 1 लाख रुपया छोड़ दिया तुमने, अकेला पार्टनर ये नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा मैं लिंक करता हूँ एक और चीज के साथ भी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो जॉइंट प्रोमिसेस हैं उनकी लायबिलिटी होती है जॉइंटली सेवरली उसको पे करने की, लेकिन जॉइंट प्रोमिसेस हो हम अगर मतलब जॉइंट प्रोमिसेस हैं तो राइट टू क्लेम हमेशा जॉइंट होता है, सेवरली होता है। एक अकेला बंदा जाके पैसे नहीं मांग सकता किसी को, ना वो छोड़ सकता है, जॉइंटली करेंगे हमेशा वो। तो वो इधर भी वही बात है, अगर फर्म ने किसी से पैसे लेने हैं कोई क्लेम है फर्म का, अकेला पार्टनर उसको नहीं कंप्रोमाइज कर सकता, रिलिंक्विश नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, सब के सब कहेंगे तो तभी होगा। तो इसका मतलब है कि अकेला पार्टनर किसी को माफ नहीं कर सकता कर्जा, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के अगेंस्ट है, इसको रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। देन विथड्रॉ अ सूट, अकेला बंदा फर्म ने अगर किसी के ऊपर केस किया होगा, अकेला बंदा उसको वापस नहीं ले सकता। हाँ, एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे केस कर जरूर सकता है किसी के ऊपर, लेकिन अगर केस हो चुका है तो उसको वापस अकेला बंदा नहीं ले सकता, वो तमाम पार्टनर्स की या मेजॉरिटी पार्टनर्स की, अगर रूटीन बिजनेस का मामला है तो उसकी मर्जी से होगा। देन एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, फर्म के खिलाफ केस था, कोई आपके खिलाफ फैसला आ गया, अकेला पार्टनर उसको एडमिट नहीं कर सकता, हाँ भाई हम दे देंगे, नहीं नहीं, सारे के सारे कहेंगे, देन जाके होगा, अकेला बंदा नहीं कह सकता। एक्वायर एंड ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, इमूवेबल, उसको एक्वायर नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, ना ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकता। दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्म जो वर्ड है ना, इस कोई अलग से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 7 8 10 पार्टनर्स को इकट्ठा फर्म बुला दिया जाता है, अलग से इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। फर्म इटसेल्फ किसी के साथ भी पार्टनरशिप बिजनेस कुछ भी नहीं कर सकती इटसेल्फ, ठीक है। फर्म का मतलब ये है कि ऑल पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम फर्म कहते हैं। तो फिर एक बंदा पूरे पूरे पार्टनर्स को किस तरह किसी और की पार्टनरशिप में लेके जा सकता है, और उससे नहीं ना लेके जा सकता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, ठीक है जी। थर्ड पे बात है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी कैन बी प्लेस्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। However, such restriction shall be valid for third parties only if they know about it। अब ये ऊपर वाली रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो है स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, उसमें अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता, थर्ड पार्टी ने भाई कोई केस कर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो हमने 7 पॉइंट्स पढ़े हैं, मिसाल के तौर पे कोई फर्म ने कोई केस किया हुआ था, एक बंदा एक पार्टनर का, उसने कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं विड्रॉ करता हूं, थर्ड पार्टी खुश होगी तो विड्रॉ हो गया, भाई विड्रॉ कोई नहीं हुआ, बाद में कल जाके थर्ड पार्टी के साथ इसी ने कहा था, तो हमने उसे कहना भाई स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर तो लगी हुई, या उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है ही नहीं, वो कहेगा भाई मुझे क्या पता कि लगी हुई है, तो हमने उन्हें क्या कहना है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कानून का नहीं पता, हमारी कोई गलती नहीं है, आप जाके 1932 का एक्ट पढ़ें, जब इसने आपको माफ किया था आपको उसी और पढ़ लेना चाहिए था जाके, क्या इसके पास इख्तियार है माफ करने का, इसके पास इम्प्लाइड इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर एक्सप्रेस इसने किया होता, लिखा हुआ दिखा देता कि मेरे पार्टनर से मुझे इजाजत दी हुई है, तो फिर हम उसको मान लेते। तो ये दूसरे नंबर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हमने पढ़ी हैं वो थी। अभी लास्ट कह रहे हैं कि इसके अलावा भी आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन वो साहिल है, उसका पता होना चाहिए थर्ड पार्टी को। अगर आपका आपस में एग्रीमेंट में आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, किसी 3 पार्टनर ए बी सी, आप कहेंगे मिस्टर बी तुम 50,000 से ऊपर वाली कोई चीज नहीं बेचोगे, अब ये तो आप लोगों को तीनों को पता, थर्ड पार्टी को तो नहीं पता। थर्ड पार्टी अगर ये मिस्टर बी जो है 1 लाख की चीज बेचते हैं, तो थर्ड पार्टी बाद में उनका कोई मसला हो जाए तो आप कहेंगे कि हमने तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, तो ये भाई आपकी आपस में रिस्ट्रिक्शन थी। अगर थर्ड पार्टी को इसका इल्म नहीं है तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्लियर है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन होती है इसमें थर्ड पार्टी के इल्म होना मैटर ही नहीं करता, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता होना चाहिए कि ये कानून के अंदर ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसने नहीं पढ़ा कानून, ये उसकी गलती है। ओके होगी बात। देन जी अब नीचे एक पॉइंट है कि इफ अ पार्टनर एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, अगर एक पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल जाता है, इट में आल्सो बी रेटिफाइड, इसको बाद में दूसरे पार्टनर रेटिफाई भी कर सकते हैं। रेटिफाई का हमें मतलब पता है कि पुरानी चीज को बाद में अप्रूव कर देना, बाद में ओके कर देना कि जो 2 महीने पहले काम इस पार्टनर ने किया था, हालांकि इसकी अथॉरिटी में नहीं था, लेकिन हम आज सारे मिलके रेटिफाई इसको कर रहे हैं कि हमारी मर्जी से वो वाला काम हुआ था, तो ये अलाउड है। पार्टनर हैज कंप्लीट अथॉरिटी इन एक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी टू सेव फर्म फ्रॉम लॉस, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है जी। तो ये था थोड़ा सा आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में कि पहले नंबर में तो ये कुछ चीजें 8 आपको बताई गई चीजें जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आमतौर पर आती ही आती हैं, अनलेस आपने रोका हुआ है। लेकिन थर्ड पार्टी को तब पता लगेगा अगर आपने थर्ड पार्टी को बताया, अदरवाइज थर्ड पार्टी का कोई कसूर नहीं है। दूसरे नंबर पे स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है, जो थर्ड पार्टी को पता होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, उसको पता होनी चाहिए, कानून के अंदर लिखी है, उसे कानून पढ़ना चाहिए।
लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं थ्रू एग्रीमेंट, लेकिन उसका भी आप थर्ड पार्टी को बताएंगे फिर ही है, अदरवाइज थर्ड पार्टी को इल्म उसका नहीं होना। क्लियर है जी। अब आते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एंड द फर्म। पहले नंबर पे वही जॉइंट लायबिलिटी, ईच पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एक्ट ऑफ द फर्म व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। जब फर्म का कोई भी काम हुआ है और वो बंदा वहां पे पार्टनर था तो वो लायबल है। हमने पहले ही बात की थी कि हर पार्टनर फर्म के किए हुए हर काम की लायबिलिटी लेगा। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है, ये बाहर वाले के लिए तो सारे के सारे लायबिलिटी लेंगे, लेकिन वो जो फ्रॉड जिसने किया उससे ही बाकी पैसे निकलवा सकते हैं। विलफुल निगलेक्ट है बाहर वालों के लिए तो फिर भी सारे के सारे लायबल हैं। हाँ, जिसने विलफुल निगलेक्ट किया है उससे आपकी मर्जी है, अगर आप उससे निकलवाना चाहें नाम निकलवाएं, क्वालिफाइड ड्यूटीज में आता है, आपको याद है। सेकंड क्या है, एनी एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। अगर किसी मामले में फर्म के खिलाफ कोई बंदा कोई पार्टनर बयान देता है तो उसके बयान को सच समझा जाएगा अगर दो सूरतें हों। पहले नंबर पे क्या है कि वो जो उसने एडमिट किया है या जो रिप्रेजेंटेशन जो बयान दिया है वहां पर जाके, एक तो उसने फर्म के स्टेट ऑफ अफेयर्स, फर्म के मामला के बारे में हो, इधर उधर की बोंगियां ना हो, फर्म के मामला के बारे में हो। दूसरे नंबर पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो, डरा धमका के वीडियो बयान ना लिया गया हो, आपको आइडिया है इनका, तो ये इस तरह की चीज ना हो। ठीक है, आपने क्या करना है, फर्म के अफेयर्स के बारे में इसमें बात करनी है और फर्म ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के में बात करनी है। मिसाल के तौर पे एफबीआई का छापा पड़ गया जी, उन्होंने कहा टैक्स चोरी करते हैं तो आपका फाइल शेयर उठा कर ले गए वहां से कानूनी तौर पे, और पार्टनर्स को बुलाया लिया है, आप जरा बताएं। एक पार्टनर ने सच बोल दिया कि जी बाकी हम लोग तो देखिए, पहले नंबर पे तो स्टेट ऑफ अफेयर्स पे बात करें। ये नहीं कहना कि मेरे जो पार्टनर है उसकी 3 शादियां उसकी 4 शादियां, ये मैटर नहीं करता। ये अफेयर्स की बात नहीं हो रही फर्म के, ये दूसरे अफेयर्स हैं। आपने फर्म के अफेयर्स के बारे में बात करनी है कि जी हाँ जी हम ये टेक्सटाइल का काम करते हैं और उसके अंदर ये कभी कभार टैक्स चोरी भी हो जाती है, ये बातें अभी ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, कोई ड्रा धमका आपके आपसे नहीं लिया जा रहा कोई भी बयान। दूसरे नंबर पे एनी नोटिस टू अ पार्टनर। अभी आप नोटिस की बात कर रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी ने कोई नोटिस देना है, नोटिस से मुराद नहीं कि भाई ये किया है मेरे साथ आप लोगों ने, या किसी भी पॉजिटिव नोटिस भी नेगेटिव नोटिस भी, अगर थर्ड पार्टी ने नोटिस देना है फर्म को कोई, तो वो ये 3 तरह की चीजों को कंसीडर करेगी, फिर वो नोटिस को वैलिड समझा जाएगा वरना इनवैलिड है। पहले नंबर पे क्या है, सच नोटिस रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ फर्म, फर्म के अफेयर्स के बारे में हो। फॉर एग्जांपल आपने कुछ शिकायत लगा दीजिए फ्रॉड किया गया मेरे साथ, अब आपने फर्म को नोटिस तो पहले लिखना ही है ना, या लिखना या बोल के भी कर सकते हैं, जाके भी कर सकते हैं। तो एक तो अफेयर्स के बारे में और फर्म के। सेकंडली क्या, सच नोटिस इज गिवन ओवर एन एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को देना है आपने। एक्टिव से मुराद क्या है, जो वहां पर काम करता है। कोई बंदा स्लीपिंग पार्टनर है या कोई नॉमिनल पार्टनर, स्लीपिंग का तो आपको पता है ना, थर्ड पार्टी को वैसे नहीं होगा कि पार्टनर भी है इनका, उसको क्या पता। नॉमिनल पार्टनर जो है आपका साइलेंट पार्टनर है, वो भी उसकी तो सही कोई नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। तो एक्टिव पार्टनर को भैया आपने देना है नोटिस, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है, अगर उसी पार्टनर ने फ्रॉड भी किया होगा तो फ्रॉडियर को आपने नोटिस नहीं देना, वो तो बाकियों को बताएगा ही ऑब्वियसली, लॉजिकल बात है। तो अगर आपके साथ कोई ज्यादती हुई है किसी तरह का आपने नोटिस देना, तो आपने 3 बातों का ख्याल रखना। एक तो दें एक्टिव बंदे को जो एक्चुअली वहां पे काम करता है, लेकिन दूसरा ख्याल ये भी रखेंगे वो एक्टिव बंदा उसी ने ना आपके साथ फ्रॉड किया हो। ठीक है, अगर उसने फ्रॉड किया हो उसको नहीं आप नोटिस दे सकते, किसी और को दे। और तीसरे नंबर पे क्या था, फर्म के अफेयर्स के बारे में बात करनी है और भी बात नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ रॉन्गफुल एक्ट डन बाय पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर गलती करता है, कोई गलत काम करता है, थर्ड पार्टी रॉन्गफुल एक्ट से यही है, फॉर एग्जांपल कि थर्ड पार्टी को काम करने के बाद आपने नहीं काम किया, विलफुल निगलेक्ट इसको कह रहे हैं। ठीक है, फर्म इज लायबल, थर्ड पार्टी ने फर्म को आगे पकड़ना है, फर्म लायबल होगी, आगे फर्म उससे लेना चाहे तो कर सकती है। इन केस ऑफ फ्रॉड बाय वन पार्टनर विद थर्ड पार्टी, अगर फर्म एक पार्टनर ने थर्ड पार्टी से फ्रॉड किया हो तो थर्ड पार्टी किसको पकड़ेगी, फर्म को आगे पकड़ेगी, फर्म उसको कंपनसेशन देगी, लेकिन उसके बाद लाजमी तौर पे फर्म ने उस फ्रॉडियर से पैसे निकलवाने, कंपनसेशन इंडेमनिफाई करवाना ही करवाना है। क्योंकि हमने बात पढ़ी थी जनरल ड्यूटीज के अंदर, एब्सोल्यूट ड्यूटीज के अंदर, ऐसी ड्यूटीज जो आप चेंज ही नहीं कर सकते थ्रू एनी एग्रीमेंट, थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्ट, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। उसके अंदर ये वाली एक लाइन लिखी हुई है कि भाई ड्यूटी टू इंडेमनिफाई इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो बाकी पार्टनर्स को इंडेमनिफाई कंपनसेशन पे करेगा। ठीक है, बाकी पार्टनर्स थर्ड पार्टी को करेंगे और ये भाई यहाँ बाकी पार्टनर्स को करेंगे। देन द फर्म शैल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज इन केस ऑफ मिस एप्लीकेशन। मिस एप्लीकेशन से मुराद क्या है, मिस अप्लाई कर देना पैसे, किसी और काम के लिए पैसे दिए गए थे फर्म को, पार्टनर साहब ने किसी और काम में यूज कर दिए या फर्म ने किसी और काम में यूज कर दिए,
ठीक है। तो आप कब उसको लायबल होंगे, जब अ पार्टनर एक्टिंग इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी से मिला के उसकी अथॉरिटी लग रही थी, मतलब कि वाकई ज़ाहिरी तौर पे वो बंदा ऑथराइज था ये काम करने को, रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट। थर्ड पार्टी ने कहा कि सर ये 1 लाख रुपया लें और इसको फॉर एग्जांपल मैं मतलब कि सी फॉर्म रन कर रहा हूँ, तो अब हमारा काम आपको पता है टैक्स वगैरह ये चीज़ें हैं। भाई बंदा मेरे पास आया, उसने कहा ये 1 लाख रुपया ले, मुझे कोई रेंट पे घर लेकर दे दें। अब देखिए रेंट पे घर लेकर देना मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, ठीक है। अब अगर थर्ड पार्टी ने मुझे ये पैसे दिए हैं तो थर्ड पार्टी को पहले तो पता होना चाहिए भाई मेरी तो अथॉरिटी नहीं है, मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी ये नहीं है। रिस्ट्रिक्शन वाली बात भी नहीं है इसके कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, भाई ये है ही नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है ना मेरा काम। मतलब मुझे आगे भाई कि भाई 1 लाख मुझे गंदम लेकर दे दे, वो मेरा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, फर्म का उसके साथ क्या ताल्लुक है, ऑडिट फर्म का काम ये काम करना तो नहीं है, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं पैसे खा गया तो थर्ड पार्टी फर्म को नहीं आके ब्लेम कर सकती, क्योंकि फर्म ने कहना कि भाईजान आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया था, उसने कहा नहीं जी मैंने तो वैसे ही आपका वो पार्टनर ने समझ के कर दिया, कहेंगे भाई फिर उसी केस से आप पैसे निकलाए, हम लायबल नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर काम था, 1 लाख रुपया पे किया गया कि जी आपने बुक कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करनी है और मैं वो ना करूं, मैं या मेरी फर्म ना करे, जिसको भी दिए थे, अब वो लायबल होगी फर्म, उसको पे कर देंगे, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि भाई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पैसे आए हो, एम्प्लॉयड अथॉरिटी समझते हो, ठीक है, या एक्सप्रेस भी हो जाए, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पैसे हो। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो फर्म तो लायबल कोई नहीं है, आप वो पार्टनर से निकलवाने हैं तो निकलवाएंगे, आपका अलग से कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट आ गई पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और बाय स्टॉपर। ये वो बंदा था जो असल में पार्टनर कोई नहीं था, इसने शोखी मारी कि मैं पार्टनर हूँ, अब फंस गया। फर्म ने इसकी बात पर यकीन करते हुए वैसे नहीं किया। याद करें एक जगह पे हमने फ्रॉड और मिसरेप्रेजेंटेशन में भी कहा था कि थर्ड पार्टी अगर कह रही है मेरे साथ फ्रॉड या मिसरेप्रेजेंटेशन हुआ तो उसके साबित करने के लिए लाजमी है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसी बयान के ऊपर किया हो जो फ्रॉड था या जो मिसरेप्रेजेंटेशन, जो झूठ बोला गया उस झूठ की बेस पर, किसी और बेस पे ना किया हो। ये ना कि घर वैसे ही अच्छा है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में जाकर मैं कहूँ यार मैंने तो इस वजह से किया था कि आपने कहा था कि घर में मेरा ही है किसी और का नहीं है, मैंने तो सिर्फ इस वजह से किया था, मैं तो आपसे ही खरीदना चाहता था, आपने कहा था कि पेंट ओरिजिनल है, मैंने तो सिर्फ इस वजह से किया, हालांकि किया किसी और वजह से। तो अगर तो बेसिस ऑफ डिसीजन आपकी वो फ्रॉड वाली बात थी है या वो मिसरिप्रेजेंटेशन वाली बात थी, फिर आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर बाकी चीज़ें भी हम समझेंगे वो वही आपके साथ, जैसे वो आपने डिलीजेंस वगैरह भी की हो ये सब। यहाँ पर बात क्या है कि अगर थर्ड पार्टी ने आपको पार्टनर समझते हुए, सच में समझते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया है, सिर्फ इस बेस पे कि आप पार्टनर हैं, आपके सर पे आपकी ईमानदारी पे उन्होंने वकार को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर तो सही है, अदरवाइज थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकती क्लेम। लेकिन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पार्टनर बाय स्टॉपर कौन है, जिसने खुद को रिप्रेजेंट किया और शो किया हो कि मैं पार्टनर हूँ, या दूसरे बता रहे थे कि यार हम हमारा पार्टनर है, वो खामोश होकर था, बैठा रहा चुप करके, उसने इनकार नहीं किया या यस कर दिया, तो ये शख्स क्या बन चुका है, पार्टनर। एक्चुअल में पार्टनर कोई नहीं बना है, थर्ड पार्टी के लिए बन गया है। मतलब अब अगर ये कहेगी मुझे प्रॉफिट में शेयर दो तो इसको कुछ नहीं मिल रहा, बाकियों ने कहना भाई हमें तो पता है ना कि तुम नहीं हो पार्टनर, थर्ड पार्टी को तुम बताते फिर मैं पार्टनर, तो हमारा क्या इसमें। हाँ अगर थर्ड पार्टी ने इस बंदे पे यकीन करके फर्म को दे दिया 5 लाख रुपया कि भाई फर्म वापस कर ही देगी, वो मिस्टर अली भी तो इसका पार्टनर है, इतना तगड़ा अच्छा बंदा है, वो तो नहीं पैसे खाता है, फर्म पैसे खा गई। अब वो आ गई इसके पास, भाईजान आप निकाल दें 5 लाख। मिस्टर अली ने भाग के क्या कहा कि सर मैं तो पार्टनर ही नहीं उनका, कहें नहीं अब आप पार्टनर वाइज स्टॉपल है, अब आप मुकर नहीं सकते, रूल ऑफ स्टॉपल आपके ऊपर अप्लाई होगा, अब आप नहीं मुकर सकते। लेकिन इसी में एक और लिंक कर लें बात, कौन बंदा मुकर सकता है, माइनर। माइनर कुछ भी कह के बाद में मुकर सकता है, वो बहुत बच्चा, लेकिन माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। तो भाई आप जो है अपने आप को शो करते हैं या कोई और बंदा आपको शो कर रहा है बतौर पार्टनर, आप खामोश रहते हैं, तो आप पार्टनर वाइज टोटल बन गए, आपको वैसे ही लायबिलिटी है जिस तरह बाकियों के ऊपर आती है थर्ड पार्टी की, लेकिन प्रॉफिट शॉफिट कोई नहीं मिला उनको, एक्चुअल में तो कोई नहीं है आप, ठीक है। इफ अ रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, उसको भी हम क्या समझ, दुनिया क्या समझती रहेगी, उसको भी ऑब्वियसली पार्टनर समझती रहेगी, ठीक है। और अगर उसको पार्टनर समझते हुए किसी ने फर्म के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो भी फर्म के डेट्स का जिम्मेदार है। लेकिन 3 तरह के लोगों को पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट के टाइम पे या रेजिग्नेशन के टाइम पे देने की जरूरत नहीं होती। कौन कौन, एक आपका स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर में वो बंदा था जिसका पहले थर्ड पार्टी को कोई नहीं पता था, तो आप बताने की क्या जरूरत है कि मैं जा रहा हूँ, अब उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। मैं मतलब लोगों को आइडिया ही नहीं है कि मैं पार्टनर हूँ, मैं कहूँगा यार अच्छा मैं पार्टनर था मैं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई कौन है तू, हम तो जानते नहीं तुम्हें,
दूसरे नंबर पे जो शख्स फोत हो गया उसको नोटिस देना, क्योंकि फोत हो गया उसने कहाँ से नोटिस देना है। तो थर्ड कौन है, इंसॉल्वेंट, जो बैंकरप्ट हो गया, जो डिफॉल्ट हो गया। क्योंकि जब आप बैंकरप्ट या डिफॉल्ट होते हैं तो अखबार के अंदर आपके बड़े बड़े इश्तिहार चलते हैं कि भाई ये बंदा जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। तो अब आपको पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक को चाहिए था अखबार अखबार पढ़ा करे। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट, सच रिप्रेजेंटेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये बात बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ये देखें, मिस्टर ए बी सी तीन लोग बैठे हुए थे, मिस्टर डी आए हैं जी, वहां पर मिस्टर सी ने कहीं कहा कि मैं इनका पार्टनर हूं, उसने अपने आप को शो कर दिया पार्टनर। मिस्टर डी गया कहीं, उसने, मैं आपको एक्सट्रीम केस बताने लगा हूँ, आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाए। मिस्टर डी ने कहीं बैठे हुए कोई और बंदे बैठे हुए थे चार पांच, उसमें बात कर दी कि यार वो ना मिस्टर सी पार्टनर है। अच्छा, वो चार पांच बंदों में से कोई एक आधा बंदा कहीं और गया, उसने कहीं आगे बात कर दिया, मिस्टर सी वहां पे पार्टनर। अब देखिए मिस्टर सी ने किसके सामने बात की है, मिस्टर डी के। अब बात पहुंच चुकी है मिस्टर एक्स वाई तक, बहुत ही आगे तक पहुंच गई है, दिल्ली तक बात चली गई है, लेकिन उनको डायरेक्टली नहीं इसने कहा था। अब जिस तक भी एंड तक बात पहुंची है, पांचवें छठे सातवें शहर पहुंच गई, किसी दूसरे मुल्क पहुंच गई है, उस बंदे ने इस बात पर यकीन करते हुए कि मिस्टर सी क्योंकि इनका पार्टनर है, उसने फर्म को दे दिया कर्जा। सिर्फ ये समझते हुए कि मिस्टर सी पार्टनर है, अच्छा बंदा है, वो जानता था मिस्टर सी को, रेपुटेशन थी उसकी। अब बात मेरी फर्म कर गई डिफॉल्ट। वो जो बंदा था जो बहुत ही दूर बैठा हुआ है, उसने कर दिया जी केस मिस्टर सी के ऊपर कि सर मैंने आपको कह कर ये कहा यार, मैं तो तुम्हें जानती हूँ ना, मैंने तुम्हें कभी बात की है ना, मुझे कोई इल्म है इस बात का, तुम कहाँ से आ गए। तो इसने फिर कहना है कि सर आपने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि मैं पार्टनर हूँ। अब उसको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आपने किसको रिप्रेजेंटेशन दी थी, ये अब वकीलों का काम है, वो ये प्रूव करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं पे दी थी और क्या ये अब पार्टनर बाय स्टॉपल बन चुका है। इट डजंट मैटर कि आपने अगली पार्टी, थर्ड पार्टी जो आप पे यकीन कर रही है, उसको आपने डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन दी थी या इनडायरेक्टली रिमोटली उस तक कहीं पे बात पहुंच गई। बात समझ नहीं है बिल्कुल, इधर आ जाएगा। Such representation can be direct or indirect. Means it does not matter whether such person, मतलब वो partner by stopper, knows that his representation has reached third party. बेशक उसको पता भी नहीं है कि थर्ड पार्टी जिसने इस बात पे यकीन करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको पता भी है इस रिप्रेजेंटेशन का या नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता। बस उसने अगर कहीं ना कहीं पर कह दिया है तो इसलिए भाई कभी भी इस तरह का झूठ नहीं बोलना, पता लगे आप फंसे हो। ठीक है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन बाय वर्ड स्पोकन रिटन, डायरेक्ट का तो ये है कि उधर बैठे बैठे मतलब कि डायरेक्टली मैंने बोल दिया है, ठीक है, रिटन वे में लिख कर दे दिया, इम्प्लाइडली कह दिया। इनडायरेक्ट से मुराद क्या है, अलाउइंग अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज पार्टनर। दूसरे बंदे कह रहे थे पार्टनर और मैं खामोश बैठा रहा, मैंने अलाउ किया उनको कि लोग मुझे समझे पार्टनर, तो भाई अब आप पार्टनर हैं। अब थर्ड पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, बेशक आपने उसके सामने ना भी किया हो तो आप क्या हो गए हैं, बाउंड हो गए। साइलेंस में आल्सो भी कंसीडर्ड अ रिप्रेजेंटेशन। साइलेंस भी मतलब कि दो बंदे कह रहे हैं यार ये चौधरी साहब हमारे पार्टनर, चौधरी साहब चुप करके बैठे हुए हैं, अब चौधरी साहब इनकार कर सकते हैं वहां पर, तो उसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर साइलेंस आपकी जो है नेगेटिव कंफर्मेशन है किस्म की, यहाँ पर अलाउड है, दो जगहों पे अलाउ हो गई है। एक कौन सी है आपकी यहाँ पर, ठीक है, कि वैसे तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ ना कि नेगेटिव कंफर्मेशन इज नॉट एक्सेप्टेंस, कि अगर बंदा कहेगा मैं खामोश हूं तो वो एक्सेप्टेंस आपने उसको नहीं समझना। लेकिन यहाँ पर भी उसने क्या दिया, हमने दूसरा कहाँ पे कहा था, माइनर के केस में, पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप में अगर माइनर को आपने ऐड करना हो तो वहाँ पे आप उसको क्या कहते हैं, पूरे 6 महीने के अंदर हाँ ना करो, अगर तुम कुछ भी नहीं कहते तो हमने समझना है कि हाँ है, तुम पार्टनर ही हो। क्लियर। तो दो बातें। लास्ट पॉइंट, थर्ड पार्टी मस्ट एक्ट ऑन, वही बात कि थर्ड पार्टी ने इस बात में यकीन करते हुए एक्ट किया हो, कोई कर्जा दिया हो। अगर उन्होंने वैसे ही देना था और आप बाद में आगे बहाना लगाएंगे कि ये थर्ड पार्टी कहेगी यार इसने भी तो कहा था पार्टनर है, तो ये कोई तरीका नहीं है। आपने इस बेस पर अगर यकीन करते हुए दिया है देन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था पार्टनर बाय स्टॉपर। अब आ गया राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट से मुराद है कि पार्टनर ने अपना जो इंटरेस्ट था, अपने जो बेनिफिट्स थे, जो प्रॉफिट था, वो सारे का सारा लिया, उसमें से कुछ हिस्सा बाकी तमाम पार्टनर्स के एग्रीमेंट के साथ, कंसेंट के साथ किसी थर्ड पार्टी, किसी और बंदे को देने का फैसला कर लिया है। उसको पार्टनर नहीं बनाया, उसको सिर्फ क्या किया है, जो मुझे प्रॉफिट आता है वो इसको दे दिया करो या उसमें से इतना हिस्सा इसको दे दिया करो, लेकिन विद एग्रीमेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रांसफरी। वो जिसको हुआ है, जिसने किया वो ट्रांसफर हो गया। पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट बाय सेल, मॉर्गेज, चार्ज टू पर्सन विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऐसे भी हो सकता है कि किसी एक पार्टनर ने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और उसने फिर बाकी पार्टनर्स को कहा यार
कर्जे की मद में मैंने पैसे देने होते हैं, तो ऐसे करना जो मेरा प्रॉफिट होता है इस बैंक के नाम पे ट्रांसफर करते रहो, ठीक है। तो ये अलाउड है, लेकिन तमाम पार्ट्स की जिम्मेदारी से। राइट्स क्या है, ट्रांसफरी के जिसके नाम पे इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा उसका राइट है कि एक तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी डिसाइड हुआ है वो मिलेगा। देन एट डिसोल्यूशन, डिसॉल्व जब होगी पार्टनरशिप, और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या बाईचांस जब वो पार्टनर छोड़ जाएंगे वो वाले जिन्होंने उनको शेयर दिया था, राइट टू सी पार्टनर शेयर इंटरेस्ट, जो भी पार्टनर का एसेट्स वगैरह में शेयर होगा वो उसको मिल जाएगा। एंड अकाउंट फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग शेयर, अकाउंट का हिसाब किताब, और जिस डेट से रिटायरमेंट हुई है या फर्म डिसॉल्व हुई है उस डेट से आगे का हिसाब किताब उसको दिया जाएगा, ताकि वो जरा आइडिया लगा लेना कि भाई मुझे कितने पैसे मिलने हैं। रिस्ट्रिक्शंस और ट्रांसफर, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि नॉट अ पार्टनर, पार्टनर नहीं है वो, ट्रांसफर है वो इंटरेस्ट का, पार्टनर नहीं है। कांट इंटरफेयर इन बिजनेस, बिजनेस में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस के अंदर काम तो है पार्टनर का। कांट रिक्वायर अकाउंट्स, ये नहीं कह सकते चलो हिसाब दो मुझे, वो नहीं कह सकता, पार्टनर कह सकते हैं, ये भाई नहीं कह सकते। कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। इंस्पेक्ट से बुला के यार दिखाओ जरा खाते शाते में, जरा चेक करो कि कितने पैसे पड़े हुए हैं, क्या खर्चे, तुमको खर्चा वो जरा करने लगे, कुछ नहीं कह सकता। कैन नॉट चैलेंज प्रॉफिट कैलकुलेशन एग्रीड बाय पार्टनर, पार्टनर ने जो भी प्रॉफिट कैलकुलेशन उसकी एग्री कर ली है, ये कह नहीं सकते दिखाओ जरा मैं भी एक नजर मारूं ना भाई। आप सिर्फ आपको देखने को मिल सकते हैं, आप उसके ऊपर जो है ना तो रिक्वायर कर सकते हैं कि बना के दो मुझे, ना ही आप कैलकुलेशन के ऊपर नजर मार, इस एंगल से नजर मार सकते हो कि आप कोई गलती निकालें, आपको लाभ नहीं। कांट सू फर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आप फर्म को सू नहीं कर सकते कि चलो यार बोलो डिस्प्यूट उठाओ खत्म करें, क्यों बोला भाई आप तो पार्टनर नहीं है, आपने क्यों करना है। तो ये काम रिस्ट्रिक्शन है नहीं आपके ऊपर ट्रांसफर के ऊपर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट और लास्ट आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो रहेगा नहीं, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, माइनर को आप पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसके साथ कर सकते, माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप्स आर फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में बनानी होती है। और माइनर साहब क्योंकि इनकॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो पार्टनर भी नहीं बन सकते, तो माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, लेकिन माइनर को ऑब्वियसली आप पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में, बेनिफिट्स में बना के सिर्फ प्रॉफिट्स, अच्छी बातें, अच्छी बातों में अंदर आप उसको ऐड कर सकते हो। और उसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड, लिमिटेड से बना के अगर किसी फर्म ने किसी का कर्जा देना है तो कर्जा देते हुए पार्टनर्स माइनर की जेब से पैसे नहीं निकलवाए जाएंगे, सिर्फ माइनर को यही नुकसान होगा कि भाई कर्जा दे दिया तुम्हें, अब इस बार प्रॉफिट मिलेगा, बस यही हो सकता है, ठीक है। उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू हिज शेयर इन प्रॉफिट, सिर्फ उसका प्रॉफिट के पैसे जा सकते हैं, उससे आप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला गेम नहीं करोगे या घर से पैसे लेकर आओ, वो नहीं, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है, ठीक है। माइनर कैन बी एडेड एज अ पार्टनर बट कैन बी एडेड, cannot be added as a partner but can be added to benefits of existing partnership, ये भी बात याद रखनी, existing partnership के अंदर, नई पार्टनरशिप नहीं कि भाई चलो दो बंदे पार्टनर हैं एक तीसरा माइनर ऐड करके बनाए, ऐसे नहीं है। वो कहते हैं कि पहले से एक पार्टनरशिप हो उसके अंदर, चाहे एक दिन पहले भी हो, मतलब पहले से पार्टनरशिप हो उसके अंदर आप माइनर को ऐड कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सही है, तमाम पार्टनर्स की मर्जी के साथ। राइट्स क्या है हमारे माइनर के, राइट्स है शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स जो भी एग्री हुआ है वो आपको मिलेगा, एक्सेस भी कर सकता है एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी अकाउंट्स, अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बैलेंस शीट वगैरह को इंस्पेक्ट भी कर सकता है, देख भी सकता है, कॉपी भी कर सकता है, और क्या है आपका एक्सेस भी मतलब कर सकता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देख सकता। अब अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क क्या है, अकाउंट्स से मुराद होता है कि आपके जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद लेजर्स हैं या आपके जो डिटेल में नीचे ट्रायल बैलेंस लेजर्स हो गए, वाउचर्स हो गए, इनवॉइसेस होंगी, डिटेल में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं देख सकता। अकाउंट्स को देख भी सकता है, कॉपी भी कर सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है। दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर दैट, पर्सनली कोई लायबल नहीं है भाई वो। डिसएबिलिटीज भी है कि कुछ माइनर की जो काम माइनर साहब नहीं कर सकते, कौन सा, सबसे पहले वो पार्टनर ही नहीं है, दूसरे नंबर पे फर्म को वो सू नहीं कर सकता, फर्म के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता ड्यूरिंग हिज रिलेशनशिप, जब तक वो फर्म में है वो केस नहीं कर सकता। हाँ, फर्म को छोड़ के फिर केस कर देगा भाई, मुझे प्रॉफिट नहीं देते हैं जो भी मामला है। कैन नॉट एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। पोजीशन ऑफ सच माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है जी। अब माइनर साहब हो गए 18 साल के, अब क्या किया जाए उनके साथ, अब उनके साथ करना है कि भाई उन्होंने फैसला करना है कि क्या वो फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं बतौर पार्टनर, ठीक है, या छोड़ना चाहते हैं। अब ये उन्होंने फैसला करना है 6 मंथ के अंदर, द लेटर ऑफ, मतलब ये जो दो नीचे वाली डेट्स हैं इनमें से जो भी डेट बात की है उसके 6 महीने के अंदर फैसला करना है। लेटर ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी 18 साल का होना है कि 6 महीने बाद,
या नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज एडमिटेड, या जब उसको पता चले कि भाई उसको माइनर को बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐड किया गया था, वो इल्म होने के बाद। हो सकता है ना उसे पता ही ना, उसके वालिदैन ने ऐड कर दिया हो, अभी उसको नहीं इल्म था। मिसाल के तौर पे पार्टनर है वो भाई 1 जनवरी 2024 को जाके 18 साल का हो गया, ठीक है। अब इससे 6 मंथ सीधे सीधे बना लेते हैं 30 जून, सही है। 30 जून तक उसने फैसला करना था, लेकिन साथ ये है कि भाई उसको पता लगा है इस बात का 1 फेब 2024 को, यकम फेब को जाके उसको पता लगा कि यार उसको तो ऐड किया हुआ था। अब उसने कितने टाइम के अंदर करना है, हमने एक बार पढ़ा है लेटर ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी और नॉलेज ऑफ बीइंग एडेड टू पार्टनरशिप। अब उसको मेजोरिटी तो हुई थी 1 जनवरी को, उस हिसाब से 30 जून बनता है, लेकिन उसको पता लगा 1 फरवरी को, उसके हिसाब से क्या बनता है 1 जुलाई बनता है तकरीबन, ठीक है। अब इसका मतलब है कि लेटर ऑफ से मुराद के उसने 1 जुलाई तक जो है सॉरी 30 जून तक आ जाएगा 31 जुलाई तक उसने फैसला करना है इस बात का, क्योंकि 6 महीने दोनों में से जो बाद वाली चीज है उससे 6 महीने काउंट हो गए। क्लियर है बात, इसमें वो फैसला करेगा। इफ माइनर डजंट ऑप्ट फॉर एनी ऑप्शन गिवन टाइम, अगर वो कोई भी ऑप्शन नहीं लेता, पब्लिक नोटिस देना होता है मतलब अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, अगर वो दोनों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है 6 महीनों के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा भाई, पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन से 6 मंथ्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि जाहिर है वो अगर कुछ बता ही नहीं रहा तो हमें क्या पता उसको नॉलेज भी है या नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि भाई जैसे ही 6 मंथ उसके मेजोरिटी के बाद, मतलब 30 जून के बाद वो अब ऑटोमेटिकली पार्टनर हो जाएगा। फिर वो भागा भागा आएगा, जैसे वो पार्टनर बनेगा, फॉर्म करेंगे भाईजान आप पार्टनर बन गया। बने भी कब से हैं, जब आप माइनर के तौर पे ऐड हुए थे आज से 10 साल पहले, तब से आप पार्टनर, यही तो मसला है। इसलिए उसको सोचने का टाइम दिया है कि भाई जब आज 2 3 साल 6 महीने पहले 8 महीने पहले जब भी आप पार्टनर बने, माइनर ऐड हुए थे ना, उस वक्त से आप हमारे पार्टनर बन गए, ये अब आपने हमें बताया। क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं भाई बताया, साइलेंट रहा मैं तो कहेंगे कि नेगेटिव कंफर्मेशन इस केस में अलाउड है, हमने उसको हाँ ही समझा है आपकी, ठीक है जी। तो अब वो जाके जाहिर हो, जैसे उसे पता लगा कि जी मुझे तो पैसे देने पड़ गए, कर्जा है, वो फॉर्म भरने का पार्टनर बन गए, मुबारक हो। अब जिस तरह मेरे पे 10-10 लाख का कर्जा है, आपके ऊपर भी 10 लाख का कर्जा है, ठीक है। तो क्योंकि बाप की लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड है। अब वो भाईजान क्या कहेंगे कि सर मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मुझे तो अब जाके पता लगा, आज आपने बोला है। अब ये उसने भी साबित करना है कि उसे पहले नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम दिया गया था 6 मंथ का, लेटर ऑफ दोनों का। तो लेकिन अगर मेजोरिटी को 6 महीने गुजर जाए, वो कुछ ना करे, तो फर्म उसको ऑटोमेटिकली पार्टनर बना देगी। अगर अब वो कहता है कि भाई मुझे तो इल्म ही नहीं था, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर, उसने साबित करना है क्या वाकई उसको नॉलेज नहीं था इस बात का। अगर वो कर देगा तो उसको फिर 6 मंथ मिल जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, चलो तुम्हें आज पता लगा, फिर 6 महीने तुम्हारे पास, इसके अंदर जब बता रहा हूँ फौरन नहीं कहेगा भाई बैंक क्यों बनना है, 10 लाख का कर्जा आ गया ऊपर, ठीक है। इफ माइनर डिसाइड टू बी पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनने का फैसला कर लेता है, ही शैल बी पर्सनली लायबल, पर्सनल का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ फर्म सिंस ही वाज एडमिटेड टू बेनिफिट एज माइनर, जब से वो माइनर के तौर पे ऐड हुआ था, उसके बाद फर्म के जो भी कर्जे शर्जे हैं भैया, ये बंदा भी पर्सनली लायबल है। इसलिए देख बात के फैसला करना, पहले चेक करो कर्जा शर्जा तो नहीं है, फिर बनो, अदरवाइज रहने दो। एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एज ही वाज बीइंग अ माइनर, माइनर होते हुए जो भी उसको शेयर मिलता था, अब भी उसको वो मिलता रहेगा, बतौर पार्टनर मिलेगा, ठीक है। इफ माइनर डिसाइडेड टू नॉट बी पार्टनर, अगर वो फैसला करता है मैंने पार्टनर नहीं बनना, अब क्या होगा, पहले नंबर पे उसकी जो तमाम राइट्स एंड लायबिलिटीज थी एज माइनर शैल कंटिन्यू टिल डेट ऑफ नोटिस, वो नोटिस देगा ना पब्लिक नोटिस, तो उस डेट तक उसकी जो भी लायबिलिटीज मतलब पर्सनल लायबिलिटी वगैरह, ठीक है, मतलब कि फर्म ने कर्जे देने हैं तो फर्म उस डेट तक जब तक उसने नोटिस ना दिया हो उसके प्रॉफिट में से निकाल के भी दे सकती है, जैसे बाकी में निकालना है उसके में निकाल के दे सकती है, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया मामला, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर एक्ट ऑफ फर्म आफ्टर डेट ऑफ नोटिस, डेट ऑफ नोटिस के बाद भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं। देन ही हैज राइट टू सू पार्टनर्स फॉर हिज शेयर, अब वो पार्टनर्स के ऊपर केस भी कर सकता है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि माइनर जब ऐड है तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, लेकिन अब तो क्योंकि ताल्लुक ही खत्म हो गया है तो अब भाई करेंगे केस, ठीक है। चलिए जी, ये था जी आपका पार्टनरशिप एक्ट, 2 लेक्चर्स हैं इसके, आप लोगों ने सुन लिए हैं, पिछला 6 भी और ये 7, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कोई 15-18 मार्क्स का पेपर इसमें आया था, हर बार तो छोटे से चैप्टर हैं, तो इसको ज़रा क्विकली देख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।